हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ये आपका एनटीएससी का क्वेश्चन पेपर है जो कि आज 13 दिसंबर 2020 को हुआ है। ठीक है, तो एनटीएससी स्टेज 1 का केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे के रखा हुआ है 30 ग्राम सुगर डिजॉल्व्स इन 410 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर इन ए सॉल्यूशन द परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो देखेंगे परसेंटेज जब भी कंसंट्रेशन पूछा जाता है ऑफ सॉल्यूशन, तो ये देखिए मास बाई मास आपको दे के रखा है, तो हमें मास बाई मास ही देखना है। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इनटू आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा इनटू 100। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे सॉल्व करने पर मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे के रखा है 30 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट 30 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास हो गया 410 इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.81%। तो ये आपके पास होता है मास बाई मास परसेंट, जिसमें हम क्या बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंट, जो कि होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, या मास ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाई वेट परसेंट जो होता है आपके पास ये होता है मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही बातें होती है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जो है उसमें आपको दे के रखा है इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड आर। तो देखेंगे CH3 CH और CH2। तो इसमें देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पूछा गया है। तो सिंगल बॉन्ड में आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये डबल बॉन्ड है आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड 6 और 7। तो आपके पास हो गए 7 तो हो गए आपके पास देखिएगा सिंगल बॉन्ड्स और एक हो गया आपके पास डबल बॉन्ड। ठीक है, 7 आपके पास सिंगल बॉन्ड है और एक क्या हो गया डबल बॉन्ड। लेकिन अगर यही सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पूछते तो आप देखते कि सिग्मा बॉन्ड बेसिकली क्या होता है सिंगल बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें आपके पास एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो अगर मान लीजिए आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछे गए होते तो 1 2 3 4 5 6 7 ये तो रहते और इसमें एक सिग्मा और होता है, तो 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। लेकिन आपसे यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड पूछा तो 7 सिंगल बॉन्ड होंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला पूछा है एसिड्स इन विच बोथ फंक्शनल ग्रुप OH एंड COOH आर प्रेजेंट। तो इसमें देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि टार्टरिक एसिड का आपको फॉर्मूला नहीं बताया जाता है टेंथ लेवल पर, शायद आपने देखा हो। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे देखिए एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड क्या होता है एक कार्बन दो कार्बन मैथ एंड इट विल बी CH3 CH2OH। दिस इज एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड आप IUPAC नेम से देख सकते हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये होता है आपका HCOOH और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये आपका होता है COOH। तो ये एल्कोहल है, ठीक है, OH ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है। इसमें दोनों COOH ग्रुप है, तो बचा कौन टार्ट्रिक एसिड ही आपका सही ऑप्शन है। टार्ट्रिक एसिड आपका देखिए किस तरीके का होता है, ये आपका COOH CHOH CHOH और COOH इस तरीके का होता है। तो बाकी तीन ऑप्शंस आपको पता थे वो आपके मैच नहीं करेंगे, तो केवल एक ही है फर्स्ट टार्ट्रिक एसिड। अगला देखिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं, हम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं जबकि साइज वही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है या फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, वो बढ़ता है। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पर वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है
बढ़ती है। रीजन दिया लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, गलत हो गया ये। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, ये भी गलत है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका सही है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ये भी गलत है, एटॉमिक साइज आपकी डिक्रीज होती है। अगला आपको देखे रखा है एलिमेंट एक्स लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए कोई एक एक्स है, इसने आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बनाया एक्स प्लस। वाई गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, तो वाई ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बनाया वाई माइनस। एक्स प्लस और वाई माइनस आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं एक्स वाई। सो दिस इज बेसिकली आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में बॉन्ड कैसा है? आयोनिक बॉन्ड है। दिस इज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली आपके कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड वीपी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये आयनिक है इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे पानी, तो ये पानी में घुल जाते हैं, पूरी तरीके से सॉल्वेबल होते हैं। और जैसे आपने NaCl लिया तो NaCl को जब आप पानी में घोलेंगे तो ये क्या करता है? तुरंत Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही अच्छा क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी भी आपके पास क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो देखेंगे जो एक्स वाई जो कंपाउंड बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड? सॉल्युबल इन वाटर, सही है ये। पॉसिबल पोजेसेस लो मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है। हाई होगा। इज ए लिक्विड, नहीं, सॉलिड होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नहीं भाई, आयंस अगर बढ़ जाते हैं तो ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली? तो देखिए जो मेटल होते हैं, मेटल आसानी से, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं? जैसे सोडियम है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बना लेता है। ठीक है, और जो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आप देखेंगे होता है 17, इट इज 287। तो इसके पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाता है। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और मेटल जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए सोडियम जो है आपके पास, इट इज 281। अगर कोई इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया एक, तो ये बचेगा 2,8। और दिस इज Na प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी तरह हो गया? नियोन की तरह हो गया, इनर्ट का हो गया। तो ये आपका स्टेबल हो गया। फ्लोरीन, ये भी ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 2,6, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। फ्लोरीन इज 2,7, 9 होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो 2,7 ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं आपको पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मैग्नीशियम आयन, मतलब Mg2+ की बात की गई है। तो मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो देखिए 12 का मतलब 2A2 होना चाहिए, लेकिन दो जब प्लस चार्ज आता है तो प्लस चार्ज आने का मतलब होता है कि उतने इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए। तो दो प्लस चार्ज मतलब आउटर मोस्ट के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो आपका बचा क्या? 2,8। ठीक है, और ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, किसकी तरह हो जाता है? इनर्ट की तरह हो जाता है। तो आपका आंसर होगा 2,8। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड इजिली? तो कौन कोरोड नहीं करते हैं? जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कौन कोरोड नहीं करेंगे? जो अनरिएक्टिव होंगे। ठीक है, अब हम रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे इस तरीके से लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, में सारे मेटल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बीच में हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आपके पास कॉपर, Ag, Au, Pt, ये सब देखिए आपके पास यही रहते हैं, प्लेटिनम, Ag, Au। तो ये जो हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल रहते हैं जैसे Ag, Au, प्लेटिनम है, तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? गोल्डन ज्वेलरी वगैरह हम सब गोल्ड या सिल्वर वगैरह या प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो देखेंगे आयरन ये तो रस्ट होता है, कॉपर रस्ट होता है, मैग्नीशियम भी ऊपर है, रस्ट होगा। प्लेटिनम जो है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, तो वो लगभग बहुत 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 अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, इस वजह से आपका ये बाद में आएगा, प्लेटिनम बीच में आता है इनके। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, मतलब प्लेटिनम जो है वो नीचे आएगा, बस इतना ध्यान रखिए, कॉपर के नीचे रहेगा, Ag और Au के बीच में रहता है आपका प्लेटिनम। तो प्लेटिनम होगा जो आसानी से कोरोड नहीं करेगा। अगला है आपका द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ O2।
देखेंगे थोड़ा सा, आपको देके रखा है O2 का मॉलिक्यूल, O2 गैस आपको देके रखी है, O2 मॉलिक्यूल पूछा है, इसका मास दिया है 8 ग्राम। तो आप देखेंगे मोल्स कितने हो गए, मोल इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। O2 का मास कितना होगा 16 इंटू 2 मतलब 32। सो इट विल कम आउट टू बी 1/4 या 0.25 मोल। ठीक, अब आप देखेंगे कि किसी भी, मान लीजिए हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में आपके पास, अगर हम O2 की बात कर रहे हैं, 1 मोल हमने क्या लिया O2, O2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसके 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे 1 दर्जन, एक 1 डजन की अगर मैं बात करूं कि 1 डजन मैंने O2 लिए, तो मतलब मैंने 12 मॉलिक्यूल लिए किसके, O2 के। तो 1 मोल O2 का मतलब मैंने Na मॉलिक्यूल्स लिए हैं O2 के। Na का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो आपके पास है यहाँ कितना 1/4 मोल O2 अगर आपको दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1.505 इंटू 10 की पावर 23। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे देखिए पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ए ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए 3 तरीके के आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहले होते हैं एल्केन, जिसमें सब सिंगल बॉन्ड रहते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दूसरे होते हैं एल्कीन, जिसमें जो आपके डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। और तीसरे होते हैं आपके पास एल्काइन, जो आपके ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो हम चेक करेंगे, जैसे C3H4 दिया है, तो ये देखिए किस में बिलोंग करता है, C3n, n इक्वल टू कितना है 3, तो 3 2 6 -2 मतलब ये C3H4। देखिए एल्काइन में अगर मैं n इक्वल टू 3 रखूँ इसमें, तो देखिए C3H, 3 2 6 -2 मतलब 4, तो ये एल्काइन है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन को ऐसे जोड़ दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एल्काइन है ये, तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन काउंट कर लिए, 3 हाइड्रोजन इसके पास, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। इस कार्बन ने देखिए 3 इधर बना रखा है, 1 इधर, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं और इसके पास 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास C3H4। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए ट्रिपल बॉन्ड, तो पहला सही है। आगे आप ना भी चेक करना चाहें क्योंकि सिंगल करेक्ट है, बट चेक करता है C2H6। C2H6 देखिए आपका CnH2n+2, C2H6, इसमें मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा C2H6। स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन कार्बन, और इस तरीके से आप 6 हाइड्रोजन लगा देंगे। अगला है C3H6, तो इसे आप देखेंगे अगर आप n इक्वल टू 3 रखें, दिस इज एल्कीन, तो क्या आ जाएगा C3H2n मतलब H6। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब एल्कीन की बात की तो 3 कार्बन आपने इस तरीके से लगाए, किसी एक जगह आप लगा देंगे डबल बॉन्ड, और देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और 1 3, तो एक बॉन्ड ये और बनाएगा, इसने 2 बना रखे हैं तो ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, तो ये हो गया आपका C3H6। अगला है C3H8, तो C3H8 देखिए Cn n इक्वल टू 3, 3 2 6 +2 मतलब ये एल्केन टाइप का हो गया। तो देखिए C3H8 का आपका जो स्ट्रक्चर होगा, वो 3 कार्बन को आप ऐसे जोड़ देंगे और टोटल मिला के हर जगह हाइड्रोजन आप फिलअप कर देंगे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है? तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला है इन ब्लास्ट फर्नेस Fe2O3 इज रिड्यूस्ड टू Fe बाय, ये आपका मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो ब्लास्ट फर्नेस में ध्यान रखिएगा कि हम लोग कार्बन कोक पाउडर का हम लोग यूज जरूर करते हैं, लेकिन कार्बन इज नॉट द चीफ रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो आपका रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखिएगा, कार्बन हम उसमें ऐड जरूर करते हैं, बट जो चीफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ये क्या करता है, आयरन ऑक्साइड को आपका रिड्यूस करके आपको आयरन दे देता है। Fe2O3 से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आपको आयरन लिक्विड दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि C+O2 इज इक्वल टू, आपको पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, पहले ये रिएक्शन होती है, उसके बाद ये रिएक्शन होती है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मैंने ऊपर लिख दी, देख लीजिएगा। अगला आपको देके रखा है द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स PQRS आर 10
पहले P आपको देके रखा है 6, Q आपको देके रखा है 10, R आपको देके रखा है 12, R देके रखा है 12 और S देके रखा है 17। तो ये हो गया 2,4, ये हो गया 2,8, ये हो गया 2, 8, 2 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और S हो गया आपके पास 2, 8, 7। ठीक है, विच ऑफ द फॉल, अब देखिए इसका टेंडेंसी क्या है, ये किसकी तरह है, कार्बन की तरह है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमेशा बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। 2,8 ये क्या हो गया आपके पास, 10, 10 क्या होता है, नियॉन, नियॉन होता है। ये पूरी तरीके से देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, जीरो वैलेंसी। आर, आर है आपके पास 282, 12 है, मतलब मैग्नीशियम। ये एक मेटल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है आसानी से और क्या बना देता है, एक मैग्नीशियम है, तो मेटल है, मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आयनिक बॉन्ड बनाएगा। एस जो कि आपका 287 है, मतलब ये क्या हो गया आपका, क्लोरीन है, 17 की तरह। तो क्लोरीन जो है वो किसी भी तरह के बॉन्ड बना सकता है, आप किस तरीके के कंपाउंड के साथ उसको जोड़ रहे हैं। अगर मेटल के साथ जोड़ेंगे तो आपका आयनिक बनाएगा, नॉन मेटल के साथ अगर जोड़ेंगे, कोई भी मेटल और मेटल आपस में मिलकर हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और नॉन मेटल और मेटल और नॉन मेटल अगर जुड़ते हैं तो, सॉरी, मेटल और नॉन मेटल जब भी आपस में मिलते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल जब आपस में जोड़ते हैं तो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल आयनिक, और नॉन मेटल कोवेलेंट। तो देख लेंगे दो नॉन मेटल है P और S आपके पास, ये दोनों जब आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो जैसे CCl4 बनता है, तो वैसे ये आपके पास क्या पूछा है, विच टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म ए कोवेलेंट कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं P और S आपका सही ऑप्शन होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, C ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज AlN। तो देखिए AlN, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, 3। तो जब ये 1 और 1 के रेशियो में, तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी रही होगी, 3। नाइट्राइड आयन आपका क्या होता है, N3-। ठीक है, क्योंकि ये 1 और 1 के रेशियो में, यहाँ से फॉर्मूला बना होगा Al3N3, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने Aln लिख दिया, तो मतलब कि N की वैलेंसी आ गई 3। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो Mg के साथ देखिए क्या होगा, Mg की वैलेंसी होती है 2, और N नाइट्राइड जो है उसकी वैलेंसी है, Mg क्या होता है 2 प्लस बनाता है, तो इसकी वैलेंसी होती है 2, N की 3। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg3N2। तो ये आपके पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, Mg3N2। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। तो पेपर रिलेटिवली बहुत आसान था, मेरा ये मानना है। केवल एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने जो टार्टरिक एसिड आपको दे के रखा हुआ था, वो थोड़ा सा आप मान सकते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप उसे भी कर सकते थे। अगर आप मान लीजिए, क्योंकि बाकी सबके बारे में हमें पता होता है, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक, सॉरी, एथेनोइक एसिड, तो आप इसके बारे में पता कर सकते थे। और एक क्वेश्चन ये हल्का सा कंफ्यूजिंग है, तो ओवरऑल आप पूरा का पूरा पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।